हो क्या गया है गौतम को? जो चेहरा सुबह की ओस की तरह चमकता था, अब वह सूखे नारियल की तरह मुरझाया रहने लगा है। और फव्वारों से उछलकर आसमान छूने वाली उनकी वह मुस्कान भी अब नदारद सी हो गई है। कहाँ पहले उनके मुंह से एक एक वर्ड अप्रैल मई की तपती धूप की तरह निकलते थे, और अब बर्फ की तरह ठंडे शब्द बोलते हैं। बस इसी तरह नेहा सुबह से शाम तक अपने पति गौतम के बारे में सोचती रहती। आज ही देखो कितने प्यार से मेरे गालों को थपथपाते हुए बोले, नेहा अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारा घर में मन नहीं लगता होगा तो नौकरी ज्वाइन कर लो। पहले तो कभी इस तरह नहीं बोले। बड़े आश्चर्य से वह गौतम की ओर देखती रही और तूफान में फंसे हुए तिनके की तरह सोचती रही। उसे लगा कि जैसे समंदर के किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानों में ठहरा हुआ जल सूर्य के प्रकाश से चमक उठता है, उसी तरह गौतम की नेत्र भी आंसू की बूंदें चमक रही थी। फिर नेहा ने हल्की आवाज में कहा, अरे आपको आज हो क्या गया है जो नौकरी करने के लिए कह रहे हो? पहले तो आपने गुस्से में आकर मेरी लगी हुई नौकरी भी छुड़वा दी थी कि आप जैसे इंजीनियर की पत्नी के जॉब करने से आपकी बदनामी होती है, और आज आप फिर जॉब करने के लिए कह रहे हैं। मुंह का निवाला खत्म करके गौतम बोले, प्रिय उस समय बच्चे बहुत छोटे थे, उनको तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी। अब दोनों बच्चे बाहर हैं, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तुम बोर होती हो तभी मैंने तुम्हें जॉब करने के लिए कहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मुझे किसी भी अच्छे विद्यालय में जॉब नहीं मिलेगी और छोटे मोटे विद्यालय में मैं कभी जॉब नहीं करूंगी। कहते हुए नेहा खाना खाकर हाथ धोने लगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो। मैं तो जॉब के लिए इसलिए भी कह रहा था क्योंकि अब मैं बाहर ज्यादा रहता हूँ। सुनो, अगर चाहो तो तुम पुस्तक भी लिख सकती हो। बेझिझक बेबाक होकर नेहा ने उत्तर दिया, वह तो मैं कर ही रही हूँ और मेरी कहानियां भी पत्र पत्रिकाओं में छप भी रही है। कहते हुए नेहा की निगाहें झुकी हुई थी जैसे उसने कोई चोरी की है। गौतम के प्यार भरे संबोधन को सुनकर नेहा को लगा जैसे रात की गूंगी खामोशी को सुबह की आवाज मिल गई। उसके मन के अंधेरों में हजारों दीप जल उठे, लेकिन उस उजाले में भी नेहा अतीत का इतिहास पढ़ने लगी। कैसे भूल सकती है वह जवानी की वे रातें जब वह चांदनी के हिंडोले को टकटकी लगाए देखती थी, रोती थी जार जार। एक एक शब्द गौतम का जलते हुए अंगारे सा उसे बाहर से अंदर तक चला देता था। क्या तुम्हें खाने का भी ढंग नहीं आता जो चावल हाथ से खाती हो? कभी झल्लाकर कहते, ओह हद हो गई है, जब भी कहीं जाती हो गंवार औरतों की तरह गाढ़े रंग की साड़ी पहन लेती हो। किसी दिन मार्केट चलो, मैं तुम्हें अच्छी साड़ियाँ खरीदवा दूंगा। एक दिन तो गौतम ने सीमा ही लांघ दी। मैं जब भी किसी दोस्त को घर बुलाता हूँ, एक तो खाना बेढंगा बनाती हो, फिर कपड़े भी वही अपने मायके के गाढ़े रंग वाले पुराने जमाने के पहन लेती हो। मिसेस शर्मा, मिसेस दास को देखो, सब कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। तुम्हारे ऐसे रंग ढंग देखकर तो मन करता है कि किसी भी दोस्त को कभी घर ना बुलाऊं। उन बातों से वह आज तक चली हुई है, लेकिन अब गौतम की आदतें कैसे बदल गई हैं। अब तो चाशनी में डूबे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, मेरी हर बात का बहुत ध्यान रखते हैं। इधर 1-2 महीने के अंदर अपनी पसंद के ढेरों कपड़े और गहने दिलवाए हैं। हालांकि खुद नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। और तो और मेरी तबीयत खराब होने पर अपने दोस्तों को डिनर भी रेस्टोरेंट में दिया था। लगता है आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस अटेंड कर ली है। ताजुब है कि बेटों के और मेरे बैंक में अलग खाते खुलवाकर फिक्स डिपॉजिट में रुपए जमा कर दिए हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं घटने वाला है, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। सोचते हुए नेहा गौतम के पास जाकर उन्हें सहलाने लगी। फिर दिमाग ने कहा कि इतने दिन बाद टूर से आए हैं, सोने दो। हमेशा विचारों के ताने बाने में ऐसे ही उस रात घड़ी ने 4 बजा दिए और आंखें बार बार गौतम के चेहरे को निहार रही थी। एकाएक उसे लगा कि गौतम के चेहरे की रौनक उड़न-छू हो गई है। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे भी पड़ गए हैं और एक ही झटके में उनके व्यवहार में कठोरता का स्थान कोमलता ने और कटुता का स्थान विनम्रता ने ले लिया है। जो पति उसे कोयले का ढेर लगता था, अब ढेर में पड़ा हुआ हीरा लगने लगा है। विवाह के बाद 22 सालों तक नेहा के दुख के अंगारों से दिल की क्षमा पिघल पिघल कर आंखों से गिरती रही है। टप टप, एक खौफ, एक कर्कशता, एक अपमान। गौतम के साथ उसे एक एक बूंद कड़वे नीम के रस्सा पीने को मिलता रहा है। वह पीती भी रही है क्योंकि वह एक अच्छी माँ और आदर्श पत्नी के रूप में जीती रही है। पढ़ी लिखी है, MA BA तक। उसके पिताजी भी प्रोफेसर थे और मम्मी इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर थी, लेकिन शादी बेमेल हुई थी। गौतम के पापा चीफ इंजीनियर थे और गौतम स्वयं एक इंजीनियर। दोनों परिवारों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत असमानता थी। नसीब का खेल कि न्यूज़पेपर के एक ऐड से रिश्ता तय होना था। हुआ। नेहा ने तो सपने में भी नहीं सोचा कि सब कुछ होते हुए भी गौतम के क्रूर बर्ताव और अहंकारवश उसके पांव के नीचे हमेशा तपती जमीन रहेगी और सिर पर निष्ठुर आफताब। जब जब गौतम ने उसे खाने पीने पर, कपड़े पहनने पर, उसकी पसंद पर अपमानित किया, उसे यही लगा कि पंख फैलाए मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। एक बार तो गौतम ने क्लब जाने के लिए बच्चों और नेहा को तैयार होने के लिए कहा, तो आज्ञानुसार नेहा ने बच्चों को तैयार किए और स्वयं भी लाल कली चौड़ी वाली बॉर्डर वाली साड़ी पहन ली। लेकिन जल्दी जल्दी में वह चप्पलें बदलना भूल गई। जैसे ही वह कार में बैठने लगी, गौतम की नजर चप्पलों पर पड़ गई। देखते ही पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यह क्या पाँव है? ये क्या है पाँव में? अरे इतनी भी तमीज नहीं है कि क्लब जाना है तो ढंग की सैंडल पहन लो। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि मैंने तुमसे शादी की है।
बिल्कुल गंवार हो, कोई भी तुम्हें पढ़ी लिखी नहीं कहेगा। गौतम के शब्दों से नेहा इतनी अधिक छिल गई कि जैसे छिल छिल कर खीरा हरे से सफेद हो जाता है। उसी समय वह अपने रूम में गई, आंखें पोंछी और सैंडल बदली, फिर कार में बैठी। उस समय मन में आया था कि वह जाने के लिए मना कर दे, लेकिन उसके संस्कारों ने, उसके कोमल सहनशील व्यवहार ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आज कह रहे हैं कि नेहा अब तुम स्मार्ट बनकर रहने लगी हो, लेकिन मैं अब टूर में बहुत बिजी हूँ, पर तुम्हें घूमने फिराने ले जाना चाहता हूँ। नेहा ने सोचा कि गौतम को यह क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कितने दिन भी घर में रहते हैं, कभी बाहर घुमाने, कभी बाहर खाना खिलाने ले जाते हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बदलाव से नेहा का दिमाग लट्टू की तरह घूम गया। सोने से दिन, चांदी सी रातें अब उसकी किस्मत में कैसे हो गई। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वही है नेहा जिसके पाँव के नीचे काली साड़ी, सिर के ऊपर मंडराते काले बादल और मन में घोर अंधेरा पसरा रहता था। अब हर तरफ उजाला ही उजाला है, लेकिन इस उजाले पर उसका विश्वास पारे सा चंचल हो रहा था। रात भर विचारों के जाल में फंसी नेहा सुबह सुबह जब गौतम को चाय दी तो उसे उनकी शरीर गर्म लगी। मन हवा के झोंके से हिलते पत्ते सा कांपा, क्योंकि मन तो सवालों के मेले से पहले ही भटका हुआ था। गौतम ने जब बाहर पिकनिक पर जाने के लिए कहा तो नेहा तुरंत बोली, आपको बुखार है, आज आप बाहर तो क्या दफ्तर भी नहीं जाएंगे। जबरदस्ती की हंसी होठों पर बिखेरते हुए गौतम बोले, अरे कुछ नहीं होता है इतनी हरारत से, दफ्तर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कतई नहीं जाने दूंगी दफ्तर, चलिए अभी हॉस्पिटल चलिए। और वह जल्दी जल्दी गौतम के कपड़े ले आई। गौतम ने कपड़ खोलकर दवा खाई, फिर आंखें बंद करके लेट गए। लेकिन नेहा की जिद करने पर वह कपड़े बदलने लगे। गौतम की पीठ, बाहों पर लाल लाल चकते देखकर नेहा घबरा गई। गौतम के चेहरे पर पल पल लहरों सी परिस्थितियां बदल रही थी, कमजोरी के कारण धीरे धीरे काम कर रहे थे। एकाएक गौतम का पीला पड़ता हुआ चेहरा और नाक से बहता हुआ खून देखकर नेहा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, लेकिन गौतम ने रोककर कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे कुछ नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर रुककर बोले, क्या बनाया है? पोहा बना देती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं बनाया है। हाँ बना दो, तुम बहुत टेस्टी पोहा बनाती हो। धीरे धीरे तैयार होकर गौतम ने बनाई हुई वसीयत, जिस पर दोनों के साइन थे, और बच्चों के फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स नेहा को पकड़ा दिए। कांपने लगे नेहा के हाथ। पेपर्स देते समय गौतम के मसूड़ों से खून बहने लगा। फिर उन्हें खून की उल्टी आई तो फौरन नेहा उन्हें हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में घुसते ही डॉक्टर मेहरा ने कहा, गौतम जी हो गई ना फिर सीरियस हालत। मैंने आपको कल शाम ही घर जाने के लिए मना किया था, लेकिन आप तो 2 महीने से मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन लाइन बीच में नेहा ने रोक दिया, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर मेहरा? क्या गौतम इसी हॉस्पिटल में 2 महीने से रह रहे थे? हाँ, कभी कभी 1-2 दिन के लिए घर चले जाते हैं। डॉक्टर मेहरा की बातें और गौतम की सीरियस हालत पर नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह कल्पना लोक में विचर कर रही है या कोई पिक्चर देख रही है। क्यों रह रहे हैं गौतम हॉस्पिटल में? इन्हें क्या बीमारी है? इन्हें तीव्र माइलाइट ल्यूकेमिया हो गया है, जिसे रक्त कैंसर कहते हैं। कब से? बस 2 महीने से, और तभी से यह यही रहते हैं। साथ में इनका एक दोस्त भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन ये तो टूर पर रहते हैं। क्या कहा? टूर? इनकी तो लास्ट स्टेज चल रही है। बोन मैरो फेलोर हो चुका है और लंबर पंक्चर भी हो चुका है। अब तो इनके लिए आप दुआ ही करें, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बनने बंद हो गए हैं, सफेद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सुनकर नेहा को लगा मानो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और वह घिर गई है परेशानियों की अभेद दीवारों से। महाशून्य की एक ऊंची दीवार उसके चारों ओर घिर गई है। और दौड़कर डॉक्टर मेहरा के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब आपको कैसे पता लगा कि इन्हें रक्त कैंसर है? क्या किया आपने? कहीं गलत टेस्टिंग तो नहीं हो गई है? आप झूठ बोल रहे हैं, इन्हें रक्त कैंसर नहीं हो सकता। कहते समय नेहा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी और वह गौतम के बिस्तर के पास बैठकर उन्हें निहारने लगी। फिर डॉक्टर की बातें सुनने लगी। नेहा जी, जब ये हमारे पास आए थे तब बहुत ही कमजोर थे, हमेशा थके थके से रहते थे, फीवर भी रहता था, सांस भी मुश्किल से लेते थे। पहले हम लोगों ने इनकी बॉडी देखी जिस पर लाल लाल चकत्ते से पड़े थे। इनका टीएलसी डीएलसी करवाया, एक्सरे करवाया और बोन मैरो टेस्ट करवाया। हाँ, लंबर पंक्चर भी करवाया है, स्पाइनल कॉर्ड में से फ्लूइड निकाला था। इतने सारे टेस्ट हुए हैं गौतम के, और इन्होंने मुझे खबर भी नहीं लगने दी। मैडम नेहा, आपके पति बड़े हिम्मत वाले हैं। जब हमने इन्हें बताया कि आपको रक्त कैंसर है, तब रत्ती भर भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं थी और ना ही परेशान हुए, बल्कि ये कहने लगे कि अब मुझे बहुत कुछ करना है अपनी पत्नी और बेटों के लिए। कमाल का व्यवहार है आपके पति का। कहते समय डॉक्टर मेहरा की नजर भी गौतम के चेहरे पर टिकी हुई थी। गौतम की आंखों की दोनों कोर गीली हो रही थी और लग रहा था कि आंखें हजार हजार बातें कहना चाह रही हो, लेकिन जीवन हाथों की मुट्ठी से रेत की तरफ खिसक रही है। शायद जीवन काल के कुछ ही घंटे बचे थे। बीच बीच में आईसीयू के दरवाजे की ओर भी देख रहे थे। गौतम का पीला जर्द चेहरा देखने का साहस नेहा की आंखें नहीं जुटा पा रही थी। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए जब नेहा ने गौतम का हाथ पकड़ा तो उन्होंने ऑक्सीजन ट्यूब हटाकर धीमे से कहा, नेहा आई लव यू। नेहा बच्चों की तरह फपक पड़ी। मुंह से निकला, गौतम आई लव यू टू, और गौतम के हाथों को सहलाती रही। उसे लगा उसकी भंवर में फंसी नाव जो कुछ घड़ी कुछ लम्हे आराम से बह रही थी, अब ठीक किनारे पर आकर डूब गई है। उस हॉस्पिटल में जब गौतम ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, प्लीज मुझे छोड़कर अभी मत जाना, एकाएक उसे हॉस्पिटल की वह उमस भरी घुटन भरी रात याद आ गई जब अनय की डिलीवरी होने वाली थी। वो दर्द से तड़प रही थी, कराह रही थी।
प्रसव वेदना तीव्र थी। नेहा ने रोते हुए गौतम से कहा था, प्लीज तुम आज रात हॉस्पिटल में रुक जाओ, घर मत जाओ। लेकिन गौतम ने स्पष्ट रूखे स्वर में कहा था, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता। है तो मम्मी पापा और सर्वेंट, जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग मुझे बुला लेंगे। उस दिन के बाद से नेहा ने अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपनी परछाई तक को व्यक्त नहीं किया। गौतम तो दूर की बात थी, अभी 2 महीने पहले तक नेहा को लगता था कि यह पति का घर, पति का आंगन उसके लिए अनजाना है, बेगाना है। इसे घर कहना बेईमानी है। लेकिन इधर 2 महीने से यह आंगन, यह मकान घर का रूप ले बैठा है और वह भी प्यार त्याग की सुगंध से सुवासित हो गए हैं। एक समझौते वाले जीवन को अभी उसने आदर्श जीवन की तरह जीना शुरू ही किया है। लेकिन इस महल के आंगन में वीरानिया सन्नाटों ने बंजारों की भांति डेरा डाल लिया। हाय, क्या फायदा है मेरी इतनी योग्यताओं का, इतनी अधिक सुंदरता का, इतनी उच्च शिक्षा का, जब मेरी किस्मत में ही सदाबहार वन के स्थान पर कीचड़ ही कीचड़ है। गौतम की हालत पल पल बिगड़ रही थी। खून की बोतलें लगातार चढ़ रही थी, ऑक्सीजन भी दी जा रही थी। सबको पता था कि काले बादल अब मौत ही लेकर आएंगे। फिर भी डॉक्टर लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बेटे पापा के बेड के पास खड़े हुए कभी अपने पापा को तो कभी अपनी माँ नेहा को देख रहे थे, जिसने रो रो कर आंखें सुजाली थी और अस्त व्यस्त हालत में बैठी थी। बीच बीच में हिम्मत के, साहस के 2 शब्द बोल भी रही थी। नाना गौतम, तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन सच सच बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह पहाड़ जैसा दुख तुम अकेले ही झेलते रहे और तुम्हारे इन बेटों ने भी मुझे कानों कान खबर नहीं लगने दी। ये बहुत गलत किया है तुम लोगों ने। मैं जीवन भर इस बात से तड़पती रहूंगी। गौतम, औरत के लिए सबसे बड़ा पुण्य है अपने पति की सेवा करना, और आपने मुझे उस सेवा से वंचित रखा। यह अच्छा नहीं किया। नेहा फिर फूट फूट कर रोने लगी। खून की बोतल चढ़ रही थी, ऑक्सीजन दी जा रही थी। लेकिन गौतम मुंह से ऑक्सीजन कैप हटाकर धीरे से बोले, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी जैसी नेक पत्नी को मैंने बहुत दुख दिए, बहुत प्रताड़ित किया, और फिर कैप लगा ली। नेहा ने गौतम के माथे पर हाथ फेरा, फिर उनके सीने पर सिर रखकर बोली, लेकिन गौतम, तुमने ऐसा प्रायश्चित किया कि मुझे 2 महीनों में इतना सुख, इतना प्यार दे दिया जो पति अपनी पत्नी को 20 सालों में भी नहीं देते। एकाएक गौतम की सांसें रुक सी गई। डॉक्टर ने छाती दबाकर सांस दिलवानी शुरू की, लेकिन सब बेकार। आसमान में हजारों मौत की काली घटाएं पंख फैलाए डराने लगी। मरने से पहले गौतम को एक बार फिर खून की उल्टी आई। नाक से भी निरंतर खून बहने लगा। फिर सांस आनी बंद हो गई। असहाय, बेबस, बेचारी पत्नी और दोनों बेटे गौतम की जिंदगी नहीं बचा पाए। खैर, गौतम की आंखों में लिखा हुआ शब्द आसानी से पढ़ा जा रहा था, प्रायश्चित, प्रायश्चित,